मेडिकल एंड हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान। आप जो हमारे संस्थान से CCAT का कोर्स कर रहे हैं, यह कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स इन आयुर्वेदा थेरेपी का कोर्स है, जो कि NIOS शिक्षा मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित कोर्स है। यह कोर्स संपूर्ण भारत में मान्य है। इसी को देखते हुए जब हम इसका सिलेबस पढ़ते हैं तो हमने कुछ वीडियोस आपके लिए पहले भी बनाई थी, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जिसका की कोड है 721, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, यही हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस के कुछ पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अभी हम आगे के पॉइंट्स जो हमें शॉर्ट नोट्स में दिए हुए हैं वे डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि है हमारा रोग के निदान। अब रोग के निदान को जब हम समझते हैं तो रोग के निदान क्या होता है? निदान से तात्पर्य होता है कि कॉज, यानी कि जो डिसीज उत्पन्न हुई है उसका कारण क्या है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी पैथी में, चाहे हम आयुर्वेद लें, चाहे हम होम्योपैथ से ट्रीटमेंट करें, चाहे हम एलोपैथ से करें, यदि हमें कॉज नहीं पता है किसी भी डिसीज का, तो हम उसमें ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में इसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके अनुसार कॉजेस को अलग से बताया गया है, एवं जो व्याधियां होती है तो रोग का जो क्लासिफिकेशन है वह अलग से किया गया है, जिसे भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम निदान। तो निदान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ डिसीजेस, यानी कि जो कारण होता है किसी भी डिसीज को उत्पन्न होने का, वह हमारा निदान कहलाता है। एवं आयुर्वेद में जो कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है, वह कॉन्सेप्ट यह होता है कि जब दोष धातु साम्य अवस्था में होते हैं तो हम इसे शरीर की प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, एवं यही दोष जब विषम अवस्था में होते हैं, यानी कि इनका या तो अयोग होता है, अतियोग होता है या मिथ्या योग होता है, तीनों ही कंडीशन में जब विकृति उत्पन्न होती है तो हम इसे विकार या डिसीज के नाम से जानते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं कि कॉज क्या क्या बताए गए हैं, तो मुख्य रूप से जो कॉज बताए गए हैं वे 3 बताए गए हैं। काल, जिसे हम परिणाम बोलते हैं, प्रज्ञापराध एवं असात्म इंद्रियार्थ संयोग। जब एक एक हम समझते हैं तो काल से तात्पर्य हो गया है कि जैसे हमारा जो दोष का प्रकोप होता है, संचय होता है, एवं दोषों का जो प्रसर होता है, उसके अनुसार जो हमारी डिसीजेस उत्पन्न हो रही है। जैसे कि दिन भर में जो भी हम खाते हैं या दिन का जो हमारा समय होता है, उसके अनुसार जो हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा करी थी कि हमारे वात, पित्त एवं कफ का कब कब वृद्धि होती है। इसी प्रकार जो हमने 6 ऋतुएं देखी थी, ऋतुओं के अनुसार, यानी कि जो काल के अनुसार हमारा किस समय में वात का प्रकोप हो रहा है, किस समय पित्त का प्रकोप होता है, एवं किस समय दोषों का संचय हो रहा है। तो जब साम्य अवस्था इनकी नहीं रहती एवं दोष जब विषम अवस्था में आ जाते हैं, तो काल जो रहेगा वह इसका एक कारण कहलाएगा, यह मुख्य कारण कहलाएगा किसी भी डिसीज को उत्पन्न होने में। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि प्रज्ञापराध को हम देखते हैं बुद्धि, वाणी एवं शरीर, यानी कि जो हमारी बुद्धि है, वाणी है एवं शरीर है, इनका जब हम अनुचित प्रयोग करते हैं, यानी कि जो इनकी क्रियाएं हैं वह अनुचित रूप से काम में ली जा रही है, तो वह हमारे रोग को उत्पन्न करती है। जैसे कि हम बुद्धि से हमें यदि क्रोध आ रहा है, या हम किसी भी चीज पर असहनशीलता को प्रकट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा मानसिक तनाव हम ले रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा बुद्धि का जो उसकी क्रिया है उसका हम असंयोग प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि जो हमें उसका अनुचित कार्य है वह न करते हुए हम दूसरा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार शारीरिक, जैसे कि व्यायाम हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि व्यायाम जो हमें करना चाहिए हमारे शरीर के अर्ध बल के अनुसार करना चाहिए, परंतु हम क्या करते हैं, अति मात्रा में व्यायाम कर रहे हैं, तो यह हमारे शरीर के लिए क्या है, उसकी अनुचित क्रिया हो रही है। तो यह हमारा क्या कहलाता है, प्रज्ञापराध कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो हम कॉज देखते हैं वह है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमें 5 इंद्रियां बताई गई है, 5 जो हमारे सेंस ऑर्गन बताए गए हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है,
समय पित्त की वृद्धि होती है, और जब भोजन का अंतिम अवस्था में पाचन होता है तो उसमें वात की वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार ये क्या है कि इनका प्रकोप होने लगता है, यानी दोषों का ज्यादा संचय होना, प्रकोप या प्रसर होना, तो ये क्या कहलाते हैं, सन्निकृष्ट निदान कहलाते हैं, यानी कि इमीडिएट डिसीज को उत्पन्न कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम देखते हैं विप्रकष्ट निदान, तो विप्रकष्ट निदान जस्ट इसके अपोजिट है, सन्निकृष्ट निदान के अपोजिटली हम देखते हैं। तो ये क्या है कि थोड़ा लेट डिसीज को डेवलप करेंगे या उसको उत्पन्न करेंगे। जैसे कि हमने देखते हैं कि जो सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि सीजन के अकॉर्डिंग जो वात पित्त कफ का प्रकोप एवं संचय होता है, जैसे कि हम देखते हैं हेमंत ऋतु में कफ का संचय होता है एवं जो वसंत ऋतु होती है उसमें कफ का प्रकोप होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वर्षा ऋतु में कफ का संचय होता है एवं शरद ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। तो ये जो डिसीज को उत्पन्न करेंगे, ये कब उत्पन्न करेंगे कि जैसे कोई सीजन आएगा या कोई भी ऋतु आएगी तो उसके अनुसार डिसीज को क्रिएट करेंगे। तो यह क्या कहलाता है, हमारा विप्रकष्ट निदान कहलाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है प्राधानिक निदान, यह बलवान कॉज होता है। इसका मीनिंग होता है कि जो पावरफुल कॉज है डिसीज को उत्पन्न करने का, जैसे कि विष, जब व्यक्ति को विष दिया जाता है तो इमीडिएटली एक्शन दिखाई देता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्राधानिक निदान कहलाएगा। व्यभिचारी निदान वे निदान जो बिल्कुल दुर्बल होते हैं, जिसमें कि हमें माइल्ड एंड मिनिमल सिम्टम्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे व्यभिचारी निदान कहलाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है दोष हेतु, जिसमें कि जो कॉज हमारा बनता है वो दोष बनते हैं, जो जैसे कि हमारे शारीरिक दोष है, वात पित्त कफ एवं हमारे जो मानसिक दोष है रज एवं तम, ये जब किसी डिसीज को क्रिएट करते हैं, यानी कि इनके द्वारा जब कोई भी डिसीज हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, दोष हेतु। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्याधि हेतु। व्याधि हेतु से मीनिंग हो गया कि जो ऐसे कंटेंट्स या ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स जिनको लेने पर डायरेक्टली डिसीज उत्पन्न होती है, ना दोषों का कफ होगा, दोषों का संचय होगा, न प्रकोप होगा, न प्रसर होगा, सीधे ही डिसीज क्रिएट होगी। तो इसमें हम बोलते हैं कि ये क्या है, हमारा व्याधि हेतु। जैसे कि जो मृतिका भक्षण करते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी खाने वालों को क्या होगा, इंटेस्टाइनल डिसीज या कृमि उसके एब्डोमेन में या कृमि उसके पेट में उत्पन्न होंगे, जिसे कि हम और इसके अलावा जो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर जो इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो भी क्या है, हमारा व्याधि हेतु है, यानी कि जो व्याधि है वही व्याधि को उत्पन्न कर रही है। और नेक्स्ट जब हम देखते हैं उभय हेतु, उभय हेतु में क्या आएगा कि दोष धातु का प्रकोप भी हो रहा है, साथ में व्याधि भी उत्पन्न हो रही है। इसके एग्जाम्पल को यदि हम समझे तो हम देखते हैं कि जैसे कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा है या कैमल राइडिंग कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं घुड़सवारी, तो या ऊंट की सवारी कोई कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो वात दोष का प्रकोप होगा, प्लस साथ में जो गाउट डिसीज है या अर्थराइटिस की डिसीज है वो क्रिएट होगी। तो इसमें क्या हुआ, उभय हेतु, यानी कि दोष का प्रकोप भी हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है कि व्याधि भी उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाह्य एवं आभ्यंतर हेतु। अब बाह्य और आभ्यंतर जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बाह्य यानी कि जो एक्सटर्नल कॉज होते हैं, जैसे कि हमारा आहार विहार हो गया, ऋतु हो गया, इनके अनुसार जब हम ऋतुचर्या का पालन नहीं करते हैं या विपरीत आहार विहार लेंगे तो हमें जो डिसीज उत्पन्न हो रही है वह हमारा क्या कहलाएगा, बाह्य कारक कहलाएगा। एवं हमारे जब दोष धातु एवं मल जब असाम्य अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात विषम अवस्था में आ जाते हैं, तो यह हमारा क्या कहलाता है, आभ्यंतर हेतु कहलाता है, यानी कि हमारे खुद के शरीर की ही वस्तुएं जो है वह असामान्य अवस्था में आ गई है, इसके कारण क्या हो रहा है, डिसीज क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो प्राकृत हेतु। प्राकृत हेतु में क्या आता है, दिन एवं ऋतु के अनुसार दोष धातु का संचय प्रकोप प्रसर होता है, तो इससे जो डिसीजेज उत्पन्न होती है तो ये क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल कॉज या प्राकृत कॉज कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैकृत निदान, जिसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक रूप से, जैसे कि दिन में किस दोष का संचय हो रहा है या किस ऋतु में किस दोष का संचय प्रकोप हो रहा है, इसके अतिरिक्त जब स्वाभाविक तौर पर स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से दोषों का संचय प्रकोप प्रसर नहीं हो, अन्यथा कभी भी किसी भी दोष का संचय प्रकोप प्रसर होने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं वैकृत हेतु, जिसे हम बोलते हैं कि जो अननेचुरल
कहलाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे निदान के भेद हैं, ये 10 प्रकार के जो निदान अभी हमने समझे हैं, ये 10 निदान कहे गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं वो हमारा आता है रोगों के भेद। अब रोगों के भेद, अभी हमने देखा था कि कॉजेस ऑफ डिसीज, यानी कि डिसीज किस कारण से उत्पन्न हो रही है। अब हम देखते हैं कि रोगों के भेद यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। आयुर्वेद में डिसीज का भी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है वह डिसीज का किया गया है निमित्त भेद से। निमित्त भेद से कहते हैं हम कि निज व्याधि है या जो कि क्या हुआ है, आंतरिक कारणों से उत्पन्न हुई है, जिसमें कि एंडोजेनस सोर्सेस होते हैं, और जो हमारा आगंतुक व्याधि है वो फॉरेन पार्टिकल से उत्पन्न होती है, जिसे हम बोलते हैं कि एक्सोजेनस सोर्सेस से उत्पन्न हुई है। इस प्रकार क्या हुआ, व्याधि को हम निमित्त कारण से 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक होता है हमारा निज, एक होता है हमारा आगंतुक। और नेक्स्ट हम देखते हैं चिकित्सा सहभागिता के अनुसार हम देखते हैं तो 2 प्रकार से डिसीज का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमारा आता है एक होता है शल्य साध्य और दूसरा हमारा होता है औषध साध्य। शल्य साध्य यानी कि जो डिसीजेस हमारी कैसी है जिनमें कि हमारे लिए सर्जिकल प्रोसीजर आवश्यक होता है या हमें सर्जिकल प्रोसीजर की नीड होती है। जो औषध साध्य होती है वो डिसीज में हम क्या करते हैं, वे मेडिसिनल होती है, जिनमें कि मेडिसिन देकर के हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी क्या है, डिसीज के 2 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट जो डिसीज के प्रकार बताए गए हैं वो प्रभाव भेद से बताए गए हैं, यानी कि जो प्रभाव भेद से डिसीज के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार रखे गए हैं, साध्य, असाध्य, मृदु एवं दारण। अब तो हम देखते हैं कि साध्य जो है, साध्य का मीनिंग होता है कि क्यूरेबल डिसीज। वे डिसीज या ऐसी बीमारियां जो क्या है चिकित्सा के योग्य है, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या कहलाती है, क्यूरेबल डिसीज कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है असाध्य रोग, जो कि हमारे लिए क्या है, नॉन क्यूरेबल डिसीज है, जिनको कहा गया है कि यह चिकित्सा की योग्य नहीं है, अर्थात जिन्हें हम बोलते हैं असाध्य रोग। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदु। तो मृदु में क्या होता है, माइल्ड सिम्टम दिखाई देते हैं, जिन्हें हम नॉर्मल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा एक प्रकार आता है दारण। तो दारण में क्या होता है कि सीवियरिटी, जो डिसीज सीवियर होती है, तो इस प्रकार जो हमारा प्रभाव होता है, यानी कि रोग का जो प्रभाव है उसके अनुसार जो डिसीज का क्लासिफिकेशन किया गया है वे ये 4 प्रकार थे, साध्य, असाध्य, मृदु एवं दारण। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो आशय समुक्त। आशय समुक्त के अनुसार हमें 2 प्रकार में फिर से बांटा गया है। तो 2 प्रकार कौन से हैं, एक होता है शारीरिक, जिसे हम बोलते हैं सोमेटिक डिसीज, और एक होता है हमारे मानसिक, जिसे हम बोलते हैं साइकिक डिसऑर्डर। तो दोनों ही प्रकार की जो डिसीजेस हैं वह क्या कहलाती है, हमारी आशय समुक्त रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोषों की संबद्धता के अनुसार। तो दोषों की संबद्धता जो है उसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे कुछ दोष जो होते हैं वे कहलाते हैं हमारे नानात्मज रोग, और कुछ कहलाते हैं हमारे सामान्य रोग, सामान्य विकार और नानात्मज विकार। तो नानात्मज विकार का अर्थ ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही दोष सम्मिलित होता है, जैसे कि आयुर्वेद में हमें बताया गया है कि 80 प्रकार के हमारे वात रोग होते हैं, 40 प्रकार के हमारे पित्तज रोग होते हैं और 20 प्रकार के हमारे कफज रोग होते हैं। इस प्रकार 140 जो है वो नानात्मज रोग बताए गए हैं, यानी कि सिंगल दोष, जिसमें कि पर्टिकुलर एक ही दोष जो रहता है उसके द्वारा ही डिसीज उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि सामान्य रोग किसे बोलते हैं, तो जिसमें 2 दोषों का सम्मिलन हो सकता है या फिर 3 दोषों का सम्मिलन होता है। अधिकतर इसमें 2 दोषों का सम्मिलन बताया गया है, जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ या कफ वात। इनके द्वारा 2 दोषों के मिलने पर जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं सामान्य रोग। इनकी जो संख्या है वह 48 बताई गई है या 48 प्रकार के ये बताए गए हैं। नेक्स्ट जब हम एक और टाइप देखते हैं तो इसमें आता है कि अपूर्ण आहार, जिसमें संतर्पण जन्य व्याधि है और अपतर्पण जन्य व्याधि है। संतर्पण जन्य व्याधि को हम बोल सकते हैं कि जो हेवी डाइट लेते हैं, यानी कि जो व्यक्ति बहुत अधिक कैलोरी वाला आहार लेते हैं, तो उसके कारण जो डिसीजेस उत्पन्न होती हैं उनको हम बोलते हैं संतर्पण जन्य व्याधियां, जिसमें हम मान सकते हैं कि जैसे मोटापा है, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं, डायबिटीज जो मधुमेह है हमारा, और जो हमारा स्ट्रोक की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम जिसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं, वो भी हम क्या है कि संतर्पण जन्य व्याधियों में रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपतर्पण जन्य व्याधि। तो अपतर्पण जन्य व्याधि में क्या होता है कि जो व्यक्ति जितनी कैलोरी लेनी चाहिए या जितनी डाइट उसकी प्रॉपर बॉडी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए वो उससे कम भोजन करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन या कुपोषण जनित रोग होंगे, एनीमिया होगा। तो ये सारी डिसीजेस क्या कहलाती है, हमारी अपतर्पण जन्य व्याधि कहलाती है, यानी कि लो कैलोरी डाइट की वजह से जो डिसीज क्रिएट होगी वह हमारी क्या कहलाएगी, अपतर्पण जन्य व्याधि कहलाएगी। तो ये दोनों क्या है, डिसीजेस जो है अपूर्ण आहार के द्वारा इनको विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं तो सामान्य औपसर्गिक व्याधि फैलने के माध्यम, ये आपके टॉपिक में दिया हुआ है। सामान्य औपसर्गिक व्याधि जिसे हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है वे इन्फेक्शियस डिसीज किस किस माध्यम से फैलती है, तो उन माध्यमों का विवरण इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है कि प्रसंग के द्वारा। तो प्रसंग का मीनिंग हो गया है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती है जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, तो ये क्या है कि मैथुन के द्वारा या सेक्सुअली फैलती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है कि प्रसंग के द्वारा औपसर्गिक व्याधि जो है वह फैलती है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि गात्र स्पर्श के द्वारा, यानी कि शरीर के स्पर्श के द्वारा। तो इसमें अपन देख सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं कि जो स्किन डिसीजेस होती है या जब आई का इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण एक दूसरे के संपर्क में आने से या एक दूसरे के टच करने से यह बीमारी फैलती है। सहशैया यानी कि एक साथ सोने से, जो कि नॉर्मली हम समझ सकते हैं स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं वो इस टाइप की डिसीज होती है। सहभोजन करने से, साथ में भोजन करने से, जॉइंटिस जैसी बीमारियां जिसे हम पीलिया बोलते हैं वो हो सकती है। निश्वास जिसे हम बोलते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी कि रोगी पास में बैठ करके सांस ले रहा है, श्वसन कर रहा है, या उसकी जो कफ की ड्रॉप है वो एक दूसरे के द्वारा संपर्क में आ रही है, तो ये भी क्या है कि इन्फेक्शियस डिसीज के फैलने का कारण होता है। जिसमें हम देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया हमारा, कोविड-19 हो गया, और जो हम बोलते हैं प्रतिशाय, सर्दी जुकाम, तो इस प्रकार के डिसीजेस क्या है हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं वस्त्र वल्या अनुलेपनात्, मतलब कि जो हमारे वस्त्र होते हैं या माला है या साबुन है, इस प्रकार से आयुर्वेद में इसे बताया गया है कि एक दूसरे के सामान को इस्तेमाल करना है, यानी कि एक दूसरे के वस्त्र को, माला को, साबुन आदि को उपयोग करने के कारण जो डिसीजेस फैलती है वे भी क्या होती है, इन्फेक्शियस डिसीज होती है। इसमें जो हम मेनली एग्जाम्पल देखते हैं वो हमारा एग्जाम्पल होता है कि स्किन डिसीजेस जो होती है वो नॉर्मली इस प्रकार के एक दूसरे के सामान को यूज करने से फैलती है। तो ये हमारे जो दिए हुए थे 6 प्रकार दिए हुए थे, ये 6 प्रकार जो है प्रसंग, गात्र स्पर्श, सहशैया, सहभोजन, निश्वास एवं वस्त्र मल्या अनुलेपनात्, इसके द्वारा जो है ये क्या कहे गए हैं, हमारे इन्फेक्शियस डिसीज के फैलने के कारण कहे गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके टॉपिक में दिया गया है, कुछ रिक्त स्थान बताए गए हैं। और रिक्त स्थान इस प्रकार है कि जो रोग अदृश्य, अनिकृष्ट, अशुभ कारण के द्वारा होते हैं, यानी कि जिनका हमें कारण पता नहीं होता है। अभी हमने देखा है कि कॉजेस ऑफ डिसीज, यानी कि हमने जो निदान पढ़े हैं उनमें हमें सबका कारण दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनका कि हमें निदान दिखाई नहीं देता है, कुछ अलग ही प्रकार का होता है, या अशुभ कारण के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं वे रोग कहलाते हैं हमारे पेशाचकृत रोग कहलाते हैं। वे कारक जो दोष को प्रकोपित एवं उसी क्षण करते हैं, उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिसमें दोष भी प्रकोपित होते हैं और व्याधि को भी उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, उभय हेतु कहलाते हैं, जैसा कि हमने पहले अभी इसके ऊपर चर्चा की है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो प्रज्ञापराध एक व्यक्ति की क्या है, तो विपरीत कार्यों से संबंधित होता है। डैश इसमें फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। तो हमने अभी देखा था कि प्रज्ञापराध क्या है, बुद्धिमत्ता, यानी कि हमारी जो बुद्धि है, शरीर है एवं वाणी है, इनमें जब हम विपरीत कार्य करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रज्ञापराध कहलाता है। पित्त दोष का प्रकोप कब होता है, तो शरद ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप होता है। यह हमने पहले वाले जो वीडियो थी उसमें भी चर्चा की थी, और अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारे रोगों का जो कॉज निकल के आता है, यानी कि जो हमारा निदान है वह स्पेशली हमारे दोषों के प्रकोप, प्रसर एवं संचय के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हमारा जो पित्त का संचय
प्रक्रिया एवं संप्राप्ति के प्रकार, डिसीज प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ पैथोजेनेसिस। अब इसको जब हम समझते हैं तो आयुर्वेद में इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं षट क्रियाकाल। षट क्रियाकाल जिसमें कि 6 चीजों को रखा गया है। षट क्रियाकाल से मीनिंग हो गया कि यानी कि पूरी डिसीज कि जब दोष शरीर में गया उसके बाद कब उसके लक्षण व्यक्त हुए एवं कब उस डिसीज का आइडेंटिफिकेशन हुआ, तो इस पूरी प्रक्रिया को 6 चरणों में बांटा गया है जिसे हम बोलते हैं षट क्रियाकाल। तो इसमें जो 6 चरण आते हैं वे इस प्रकार है कि संचयम च प्रकोपम च स्थान संश्रयम वक्त्यम भेदम चयो व्यक्ति च दोषाणाम भवेद विषक। यानी कि जब हमको किसी भी डिसीज को पूरा का पूरा हमें उसको आइडेंटिफाई करना हो, उसके सिम्टम्स को समझना हो, तो हमें इन षट क्रियाकाल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जिसमें कि सबसे पहला जो हमारा दिया गया है संचय। संचय मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ दोष, दोष का संचय होना, यानी कि दोष कब इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है दोषों का संचय। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनका प्रकोप होना, यानी कि दोष जो है वह एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और उस एरिया को प्रकोपित करने लगते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेकंड स्टेज कहलाती है, या दूसरा हमारा क्रियाकाल कहलाता है जिसे हम बोलते हैं प्रकोप। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट जो प्रक्रिया आती है वह आती है प्रसर। अब जब दोषों का संचय हो गया है, उसके बाद में दोषों का प्रकोप हो गया है, तो फिर दोष क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं, यानी कि वो दूसरी तरफ अग्रसर हो जाते हैं और पूरे शरीर में फैलने लगते हैं, इसे हम कहते हैं प्रसर होना। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है स्थान संश्रय। अब जब प्रसर हो चुका है पूरे शरीर में तो वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर कुछ एरियाज में जमा हो जाते हैं, और पर्टिकुलर कुछ एरियाज में जमा होने के बाद में अपने व्याधि के जो है सिम्टम्स को शो करने लगते हैं, यानी कि स्टार्टिंग सिम्टम्स जो हमें दिखाई देने लगते हैं वो स्थान संश्रय अवस्था से हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि स्थान संश्रय के अवस्था के बाद में क्या होगा, व्यक्तावस्था। व्यक्तावस्था में जो सिम्टम्स थे वो स्पष्ट रूप से व्यक्त होने लगते हैं, यानी कि जो हमारे सिम्टम्स की स्टार्टिंग हुई थी वह स्टार्टिंग क्या होती है कि वो स्पष्ट रूप से व्यक्त होने लगते हैं। जैसे कि सपोज करें हम कि किसी को फीवर आ रहा है, अब फीवर में क्या हुआ कि पहले दोषों का संचय हुआ, फिर प्रकोप हुआ, फिर प्रसर हुआ, फिर दोष एक जगह एकत्रित हो गए, यानी कि जहां पर उनको डिसीज को क्रिएट कर रहा है पूरे शरीर में वो फैल गए हैं। फिर उसके बाद में स्थान संश्रय अवस्था में क्या हुआ कि उनके सिम्टम्स दिखाई देने लगे, यानी कि पेशेंट को थोड़ा सा फेब्राइल फील होने लगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगा, हेडेक होने लगा। इस तरीके से माइनर सिम्टम्स स्थान संश्रय में दिखने लगते हैं एवं व्यक्तावस्था में वो स्पष्ट सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला आता है जो क्रियाकाल का षट क्रियाकाल में लास्ट भेद होता है उसे हम भेदावस्था बोलते हैं, जिसमें कि हम कंप्लीट डिसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि व्यक्तावस्था में जब हमें कंप्लीट सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में जब भेदावस्था आती है तो भेदावस्था में हम उसको कंप्लीट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली डिसीज पेशेंट को हो रही है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, षट क्रियाकाल कहलाते हैं, जिनमें कि 6 चरणों में जो हमारे दोष का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्त एवं भेदावस्था आती है। इसके बाद जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संप्राप्ति, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संप्राप्ति का मीनिंग होता है कि जब पहले जो दोष हमें ये षट क्रियाकाल पढ़ा है इसी के अनुसार दोष का हमने समझा है कि संचय होता है, प्रकोप होता है, फिर प्रसर होता है। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि जो कुछ एरिया की जहां पर भी डिसीज को क्रिएट करना होता है वहां की कोशिकाओं या अंगों के साथ में, कोशिका या फिर जो अंग होते हैं उनके साथ में परस्पर क्रिया करने लगते हैं एवं क्या करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं। तो यह हमारा क्या कहलाता है, संप्राप्ति कहलाती है। संप्राप्ति का मीनिंग यही होता है जिसे हम मॉडर्न में कहते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस को हम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझे तो हम कैसे समझेंगे कि कोई भी डिसीज हमें हो रही है तो उसका सबसे पहले दोष हमारे शरीर में दोष बढ़ गए तो उनका प्रकोप हुआ, संचय हुआ, फिर प्रकोप हुआ, फिर प्रसर हुआ। उसके बाद में जहां पर भी स्थान संश्रय अवस्था में दोष इकट्ठा हुए हैं तो वहां पर क्या करते हैं, वो आसपास की कोशिकाओं एवं अंगों के साथ में क्रिया करने लगते हैं एवं दोषों को उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, संप्राप्ति कहलाता है। संप्राप्ति को भी क्या है, 2 पार्ट
संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति का मीनिंग हो गया कि दोष की शुरुआत से लेकर के एंड तक, जहां तक की जो भी हमारा डिसीज हो रही है उसको हमने कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारा षट क्रिया काल जो भी हमने पढ़ा है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्तम एवं वेदावस्था, तो ये षट क्रिया काल जो है हमारा, ये क्या कहलाता है? सामान्य संप्राप्ति कहलाता है। इसके बाद जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारी क्या आती है? विशिष्ट संप्राप्ति आती है। और विशिष्ट संप्राप्ति को फिर 6 भागों में बांटा गया है। तो वे 6 भाग किस प्रकार है कि संख्या संप्राप्ति, सबसे पहले संख्या संप्राप्ति यानी कि टाइप्स ऑफ डिसीज, जो डिसीज हो रही है उसके कितने टाइप्स हैं और जो पेशेंट को हो रही है वो कौन सा वाला टाइप है। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि प्राधान्य संप्राप्ति, यानी कि अभी हमने देखा था कि कुछ सामान्य रोग होते हैं, कुछ नानात्मक रोग होते हैं। तो जो दोष है, जैसे कि सामान्य रोग में क्या होता है कि जो दोष है वो 2 दोषों का सम्मिलन होता है, तो इसमें प्रधान दोष कौन सा है, इस बात को आइडेंटिफाई करना हमारा क्या कहलाता है? प्राधान्य संप्राप्ति कहलाता है। विकल्प संप्राप्ति में हम क्या देखते हैं? नेचर एंड वेरिएशन ऑफ दोष, जो हमारा नेचर होता है, दोषों का जो नेचर है वह किस प्रकार का है, यानी कि बात दोष में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे, और इनका जो वेरिएशन है वह हम किस में देखते हैं? विकल्प संप्राप्ति में। काल संप्राप्ति में हम देखते हैं कि दोषों का जो रिलेशन होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी हमने देखा है कि ऋतु के अनुसार जो संचय, प्रकोप, प्रसर हो रहा है वह भी काल संप्राप्ति के अंतर्गत आता है। एवं दिन के अनुसार हम देखते हैं कि जैसे प्रातः काल में कफ दोष की अधिकता होती है, दिवा काल में यानी कि जब दिन का समय होता है तो पित्त दोष की अधिकता होती है, एवं सायंकाल में वात दोष की प्रधानता होती है। इस प्रकार जो हम देखते हैं कि काल के अनुसार दोषों का रिलेशन, उनमें कि कौन से दोष इस समय में ज्यादा प्रकोपित हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि बल संप्राप्ति। तो बल संप्राप्ति में होता है कि दोषों की सीवियरिटी, यानी कि दोष व्याधि को कितना सीवियर तरीके से सिम्टम्स को शो करवा रहे हैं, या जो हमारा डिसीज है, डिसीज की सीवियरिटी कितनी है। जैसा कि हमने अभी देखा था कि मृदु एवं दारुण 2 प्रकार के हमने टाइप्स देखे थे। मृदु में क्या होता है कि जो मिनिमल सिम्टम्स दिखाई देते हैं या माइल्ड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और दारुण में क्या होता है कि डिसीज जो है वह सीवियर होती है। तो यह सीवियरिटी हम किस में देखेंगे? बल संप्राप्ति में। नेक्स्ट जो हम देखते हैं विधि संप्राप्ति। तो विधि संप्राप्ति में क्या होता है? नैदानिक कारक जो होते हैं उनकी मात्रा, यानी कि जिस कारण से डिसीज उत्पन्न हुई है वह कितनी मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट है और डिसीज को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? 6 प्रकार की विशिष्ट संप्राप्ति कहलाती है, जिसमें कि अभी हमने समझा है संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, काल संप्राप्ति, बल संप्राप्ति एवं विधि संप्राप्ति। नेक्स्ट जो आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये, तो हम इनको देख लेते हैं। दोष के प्रकोपित होने से लेकर के रोग उत्पन्न होने की आंतरिक क्रिया, जो कि अभी हमने समझा है, मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो दोष स्टार्ट हो रहे हैं और एंड तक पहुंच रहे हैं, यानी कि किसी भी डिसीज को क्रिएट कर रहे हैं, जब हम उस डिसीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? संप्राप्ति कहलाता है। और क्रियाकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियाकाल अभी हमने देखा 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो डिसीज उत्पन्न हुई है और एंड तक पहुंची है, जहां तक उसके कंप्लीटली हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, तो इनको 6 क्रियाकालों में बांटा गया है। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्त एवं वेदावस्था। तो ये क्रियाकाल कितने प्रकार के हो गए? हमारे 6 प्रकार के होते हैं। नैदानिक कारकों की मात्रा का निर्धारण, तो नैदानिक कारक की जो मात्रा होती है उसका निर्धारण हम किस पे करते हैं? तो विधि संप्राप्ति के अंतर्गत करते हैं। रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया में 2 दूषी अपनी पहचान खो देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विकृति विषम संवेद, यह हम इसको कहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।